तमाम सदस्यों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं, अपेक्षा रखता हूं कि ये साल हम सबके जीवन का एक बेहतर साल साबित हो और बिहारी होने के नाते जिन उम्मीदों के साथ हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उन उम्मीदों के कुछ और समीप हम लोग पहुंचे, ये उम्मीद करता हूं, ये अपेक्षा रखता हूं। पर जब ये उम्मीद हम लोग अपने प्रदेश से जोड़कर देखते हैं तो निराशा तब हासिल होती है जब ये महसूस होता है कि हमारे प्रदेश का नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर आगे बढ़ रहा है, ना कि बिहार को आगे लेकर जाने की सोच रखा है। मेरी समझ के परे है, दशकों से क्या मतलब सदियों से देश में चुनाव होते रहे हैं, हमारे प्रदेश में चुनाव होते रहे, पर मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री चुनाव में इतने व्यस्त हो जाएं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना तक भूल जाएं। आप पिछले एक साल से लगभग इस बात को नोटिस कीजिएगा कि मेरे मुख्यमंत्री की एक मुख्यमंत्री के तौर पर और एक गृह मंत्री के तौर पर उनकी जो जिम्मेदारियां होनी चाहिए, उनसे वो पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ चुके। और अगर उनका ध्यान किसी पर केंद्रित है तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव को लेकर, अपने गठबंधन को लेकर, अपने पदों को लेकर कि उनको संयोजक बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, वो इंडी अलायंस में रहेंगे कि वो एनडीए अलायंस में आएंगे, सिर्फ इन बातों को लेकर ही चर्चा हो रही है। और अफसोस ये कि इस दौरान कई ऐसी जिम्मेदारियां थी एक मुख्यमंत्री के तौर पर, प्रदेश के गृह मंत्री के तौर पर, जिसका निर्वहन उनको करना चाहिए था, जो पूरी तरीके से जिसको उन्होंने नकारा। नववर्ष की शुरुआत के साथ पुनः बिहार में हत्याओं का, अपराध का पुनः ग्राफ चढ़ने लगा और उस पर पुनः एक बार हमेशा की तरह मेरे मुख्यमंत्री खामोश दिखाई देते हैं। सिर्फ और सिर्फ राजनीति तमाम ऐसे विषयों को लेकर होती है जिस पर चर्चा तक सार्वजनिक तौर पर करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। ये एक ऐसा साल है जो दो कारणों से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जहां यकीनन एक तरफ देश में चुनाव है, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इस साल में होने वाला एक इवेंट है, पर उसी के साथ ये साल एक ऐतिहासिक साल है, क्योंकि इस साल सदियों से लंबित एक सपना, देश की एक बड़ी आबादी का एक सपना इस साल की शुरुआत में पूरा होने जा रहा है। राम भक्तों की लंबे समय से आस्था रही है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। अफसोस इस बात का रहा कि इस विषय को लेकर दशकों से सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर राजनीति होती रही, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। राम मंदिर को हर चुनाव में सिर्फ मुद्दा बनाया गया। राम मंदिर निर्माण को लेकर तरह तरह की बातें कही गई, पर हकीकत है कि इसको लेकर सांप्रदायिकता तो खूब फैलाई गई, पर कभी भी इसके निर्माण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पर आज जब ठोस कदम उठा लिया गया है और न सिर्फ मंदिर का निर्माण कार्य पूरा है, बल्कि आगामी 22 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया जा रहा है। रामलला की मूर्ति की वहां पे स्थापना की जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा उसकी की जा रही है। इसको भी लेकर अब अलग अलग तरीके की राजनीति हुई। एक लंबा समय तो पहले इसके निर्माण को लेकर राजनीति हुई, अब इसके उद्घाटन को लेकर राजनीति हो रही है। किसको निमंत्रण दिया जा रहा है, किसको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है, और ये मेरी समझ के परे है कि बिहार के नेताओं को, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए भैया। हम लोग माता सीता के प्रदेश से आते हैं, सीतामढ़ी हमारे ही प्रदेश का हिस्सा है। हम लोग को तो और खुश होना चाहिए कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उतना ही खूबसूरत माता सीता का मंदिर हम लोग सीतामढ़ी में भी बनाए। पर जिस तरीके से बयानबाजी होती है और सनातन को आए दिन टारगेट करना जो एक फैशन बनता जा रहा है, और जिसमें प्रमुख भूमिका तमाम इंडिया अलायंस के घटक दल निभाते हैं, ये हम लोग की समझ के परे।
कभी सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों के साथ जोड़कर उसके खात्मे की बात की जाती है साउथ की पार्टियों के द्वारा, उस पर इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल खामोश रहते हैं। और हद तो तब पार हो जाती है जब बिहार के ही क्षेत्रीय दल के नेता और इनके मंत्री एक के बाद एक विवादित बयान देते हैं। इनके शिक्षा मंत्री, जिनका काम शिक्षा विभाग को बेहतर करना है, वो कुछ समय पहले कहते हैं कि भैया रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, इसको जला देना चाहिए। कल वो कहते हैं कि मंदिर गुलामी का रास्ता है, जबकि हकीकत है कि पूर्णता, और मैं सिर्फ हिंदू धर्म की ही बात नहीं कर रहा, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी धर्म हो, ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत आस्था का विषय है। ये मेरे और मेरे भगवान के बीच की बात है। ये एक व्यक्ति और उसके आराध्य के बीच की बात है। इसमें किसी राजनीतिक दल, किसी राजनेता का इसमें क्या लेना देना भैया? और क्या बिहार के शिक्षा मंत्री और इन नेताओं को इन महागठबंधन के लोगों ने सिर्फ इस तरीके की बातें कहने के लिए रखा है? क्या असर पड़ेगा आने वाली पीढ़ी पर इसका? देश ने एक लंबा दौर देखा है जहां पे सांप्रदायिकता की आग लगाकर देश को जलाने का भी काम किया गया। और मैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मैं सिख दंगों की भी बात कर रहा हूं, मैं विभिन्न और दंगों की भी बात कर रहा हूं। उससे क्या हासिल हुआ किसी को? क्या देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उससे बढ़ गया? क्या देश की इकोनॉमी उससे बेहतर हो गई? क्या देश हमारा विकसित देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया? किसी को क्या हासिल होता है इस बंटवारे की राजनीति से? और ऐसे में जब एक प्रदेश का मंत्री इस तरीके के बयान देते हैं, क्या ऐसे मंत्री को ऐसे पद पे रहना चाहिए? और वो भी शिक्षा मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी अपने शिक्षा विभाग को बेहतर करने की। हम सब बिहारी दिल पर हाथ रखकर बोलें कि 19 साल से ये प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लंबे समय से जिस दल के ये नेता हैं, जिस दल से ये मंत्री बने हुए हैं, लंबे समय से उस दल को भी प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका मिला, राष्ट्रीय जनता दल को। क्या बिहार विकसित राज्य बन गया? क्या इन लोगों ने शिक्षा में तमाम जरूरी सुधार इन लोगों ने कर दिए? कल हम बछवाड़ा गए थे, वहां पे 9 घरों में आग लग गई, 4 लोग वहां पर जलकर मर गए, जिसमें से एक 8 महीने की गर्भवती महिला भी थी, वो तक उसमें जलकर मर गई। इन मंत्रियों के पास उतनी फुर्सत तो है नहीं कि ये लोग वहां पर जाएं, उन पीड़ित परिवारों से जाकर मिलें। पर जब हम बछवाड़ा में वहां पर गए, वार्ड नंबर 9 में, वहीं पर जहां उस परिवार से हम मिल रहे हैं, ठीक पीछे एक विद्यालय था। कल हम अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी हम उसका वीडियो डालें। टीन का ऊपर वो छप्पर डला हुआ है, उसके नीचे जमीन पर ठंड के समय में जमीन पर बच्चे बैठकर वहां पे पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। क्या हमारे शिक्षा मंत्री को बिहार की ये दुर्दशा नहीं दिखती है? क्या शिक्षा मंत्री की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो जाएं, कम से कम वहां पे भवन तो बनवा दें? कौन नहीं जानता भैया कि बिहार में शिक्षा के क्या हालात है? और यही कारण है कि आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। अगर बिहार में अगर ये व्यवस्था होती तो क्यों मेरे बच्चे बाहर जाते पढ़ाई करने के लिए? क्यों दूसरे प्रदेशों में जाते कॉलेज या हायर एजुकेशन के लिए? बिहार नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसपे हम लोग फक्र गर्व करते नहीं थकते थे, आज भी G20 देशों का समिट होता है, तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री उनके साथ तस्वीर नालंदा यूनिवर्सिटी के बैकड्रॉप के सामने खिंचवाते हैं। और उस राज्य में शिक्षा व्यवस्था ये है, और ये शिक्षा मंत्री अपना ही ज्ञान दे रहे हैं। इतना ही ज्ञान इनके पास है तो किसी दूसरे धर्म के जाके धर्मगुरु क्यों नहीं बन जाते? पर इस तरीके के विवादित बयान देना सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर, लोगों की आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि कतई सही नहीं, जिसको कतई ही सही नहीं ठहराया जा सकता। और इस आपत्ति को दर्ज कराना जरूरी है। और जो लोग इनका साथ देते हैं, लोगों के पेट में पता नहीं किस बात का दर्द उठा हुआ है भैया। राम मंदिर निर्माण को लेकर अलग अलग बौखलाहट आ रही है। कोई बोलता है किसी की शादी, किसी के बाप का श्राद्ध थोड़ी हो रहा है कि हम लोग वहां पर जाएंगे। कोई बोलते हैं कि अस्पतालों की जरूरत है। भाई बिल्कुल सही बोलते हैं, अस्पतालों की जरूरत। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सबसे पहले कहता है
कि अस्पतालों की जरूरत है देश को, पर देश से ज्यादा बिहार को जरूरत है अस्पतालों की। बिहार के अस्पतालों के हालात जाकर देखिए। शिक्षा की तो बात हम लोगों ने की, जाकर देखिए अस्पतालों में। बिहार के गांव में जाकर देख लीजिए। आप सब जिस जिस गांव से आते हैं, आप में से अधिकांशों के गांव में हम गए हुए, अपने ही गांव में आप देख लीजिए क्या हालात हैं वहां पे अस्पतालों के। उपकरण तक नहीं है। कितने अस्पताल तो ऐसे जहां पे बीपी तक जांचने की मशीन नहीं है, एक थर्मोमीटर आपको नहीं मिलेगा। ये है बिहार के अस्पतालों के हालात। इनको अयोध्या में इनको याद आ रहा है भैया कि अस्पताल बनना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार है भैया, वहां के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो कि अच्छा कार्य कर रहे हैं। पर बिहार में बताइए ना, बिहार में है क्या ऐसे अस्पताल जिसपे हम लोग कर सके? बिहार में है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसपे हम लोग कर सके? और उसपे इस तरीके के विवादित बयानों पे बयान, एक के बाद एक इस तरीके के बयान देने का ये लोग काम कर रहे हैं। जबकि आज की तारीख में जिम्मेदारी इनकी बिहार में बढ़ते अपराध को रोकने की होनी चाहिए। इनकी जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की होनी चाहिए थी। कल हम नवादा गए, जहां पे शहीद चंदन, उनके परिवार से हम जाकर मिले। क्या अब मुख्यमंत्री जात पात देखकर शहीदों का भी सम्मान करेंगे? क्या शहीदों के लिए भी उनकी जाति देखी जाएगी, उनका धर्म, उनका मजहब देखा जाएगा? आप सब लोग गए होंगे उसके घर पर, शहीद चंदन जी के घर पर। टिन के घर में, टिन की छत के नीचे उनका परिवार रह रहा है। क्या इसके लिए उसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया? क्या हम लोग इतना तक नहीं कर सकते कि एक शहीद के परिवार को उनके जाने के बाद उनके परिवार को एक सम्मानजनक जिंदगी दे सके? क्या इतना करना किसी सरकार के लिए बहुत कठिन कार्य है क्या? कितनी लागत लगेगी भाई उसमें? और उसमें आपको लागत क्या लगानी है? केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसके तहत भी आप प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी आप कर सकते हैं। डीएम से हम बात किया, डीएम बोलते हैं इसके लिए कोई योजना नहीं है हमारे पास। क्या सरकार एक शहादत को सम्मान देने के लिए भी योजना का इंतजार करेगी? हम लोग इतना नीचे गिर गए हैं। उनके बूढ़े पिता हैं, उनको नहीं पता कि आने वाले दिनों में उनका रहन सहन, गुजर बसर कैसे होगा, नहीं पता। कितना मुश्किल है उनके परिवार में से किसी एक आश्रित को सरकारी नौकरी देना। 10 लाख नौकरी देंगे तो फलाना देंगे, ढिमकाना देंगे। एक शहीद परिवार के सदस्य को आप नौकरी नहीं दे पा रहे, उसका आप घर बनवा कर आप नहीं दे पा रहे। भाई हम लोग तो कर रहे हैं, इससे पहले कि आप लोग ये सवाल करें, हम लोग कर रहे हैं। जितनी आर्थिक मदद है वो भी हम करके आए। आने वाले दिनों में उनके घर के निर्माण को लेकर भी जितना खर्चा लगेगा वो भी हम लोग करेंगे। पर हमारी सीमाएं हैं, पर सरकार के पास तो ऐसी सीमाएं नहीं है ना। वो तो चाहे तो बहुत बेहतर व्यवस्था उनके लिए कर सकते, पर ये सोच नहीं है, ये नीयत नहीं है। अभी मेरे मुख्यमंत्री को बोल दीजिए भैया कि इंडिया अलायंस की एक बैठक है, संभवतः आपको संयोजक बनाया जाएगा, नंगे पांव दौड़े हुए जाएंगे उस बैठक के लिए। देश क्या, दुनिया के किसी कोने में वो बैठक बुला लीजिए। जूम ऐप नहीं चलाना आता होगा तब भी सीखकर वो उस ऐप पे जाकर बैठेंगे। ये सोच है मेरे मुख्यमंत्री। पर यहीं से नवादा कितना दूर है भैया? नहीं जाएंगे उनसे मिलने। यहां से बछवाड़ा कितना दूर है? गर्भवती महिला, सोचिए, मतलब वो पीड़ा का आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। 8 महीने की जलकर वो मर जाती है, और उनका परिवार ठंड के इस समय में, मेरे मुख्यमंत्री सर वर सब ढक के निकलते हैं ना जब उनको ठंड लगता है, वो परिवार बिना छत के पिछले 1 हफ्ते से वहां पर सोने के लिए मजबूर है। घर पूरा जल गया है, चूल्हा जल गया है, तो खाना बनाने की व्यवस्था नहीं है। प्रशासन इतना नहीं कर सकता कि 2 वक्त खिचड़ी ही बना के दे दे, दाल चावल ही बनाकर दे दे। नहीं, एक त्रिपाल ही लगा दे वहां पर कि ठंडी हवा से कम बच जाए। नहीं, ये बिहारियों के प्रति मौजूदा सरकार की सोच है। और इन लोगों को चुनाव लड़ना है। भागे हुए जाते हैं इनके घटक दल के नेता सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में चर्चा करने के लिए। दिल्ली में चर्चाएं इनके लिए महत्वपूर्ण है। बिहारी ठंड में जल रहे, ठंड में मर रहे हैं, उनसे इनको फर्क नहीं पड़ता। छोटे छोटे बच्चे ठंड की चपेट में आके मर रहे। कितने रैन बसेरा इनके द्वारा बनाए गए, कितनी जगह इंतजाम इनके द्वारा किए गए। कल ही सोनो में एक छोटा बच्चा मर गया वहां पे ठंड से। क्या व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं? और कोई नई बात है?
क्या 19 साल के मेरे मुख्यमंत्री को यह नहीं पता, 19 साल में उनकी आयु की बात नहीं कर रहा, उनके मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, 19 साल से मुख्यमंत्री के पद पर है, क्या 19 साल के मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि ठंड का मौसम कब है, बरसात का मौसम कब है, लू कब चलेगी, गर्मी कब आएगी? उसके लिए क्यों नहीं पहले से व्यवस्था की जाती है, पहले से इंतजाम किए जाते? एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट कि आज की तारीख में कोई इस पर चर्चा तक नहीं कर रहा। चर्चा हो रही है तो सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर, चर्चा हो रही है तो मेरे मुख्यमंत्री के संयोजक बनने को लेकर, चर्चा हो रही है तो इस बात को लेकर कि खरमास के बाद क्या होगा। क्या 15-16 तारीख को हम लोग कोई नया समीकरण देखने वाले हैं? क्या भीतर भीतर मेरे मुख्यमंत्री, क्योंकि इसके बाद ये सारे पूरक प्रश्न आपके द्वारा आएंगे, मैं पहले ही शुरू कर दूं इन सवालों की जड़ी कि क्या 16 के बाद कोई खेल होने वाला है? क्या मेरे मुख्यमंत्री फिर पाला बदलने वाले हैं? सिर्फ इन बातों को लेकर चर्चा हो रही है। पर आम बिहारी जो आपके मतदाता हैं, जो आपके लिए कल को जाकर वोट करेंगे, वोट बैंक की ही राजनीति अगर आप करते हैं तो कम से कम उस वोट को तो साधने का काम करे मौजूदा सरकार। कम से कम सुख दुख की घड़ी में उनके साथ तो खड़ा होने का काम करें। आए दिन भैया हम लोग बिहार के हर एक जिले, बिहार के हर एक कोने में हम लोग जाने का हम लोग काम करें, और प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्या सुनी जाए। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जिस लक्ष्य के साथ हम लोग निकले, उसमें आए दिन उसमें हम लोग संशोधन करते हैं, आए दिन संशोधन करते हैं। आप यकीन नहीं मानिएगा, हमारा बैक ऑफिस हमसे परेशान हो गया कि भैया अभी हम लोग 5000 कॉपी प्रिंट करवाए, फिर आप इसमें 2 चीज़ें जोड़ दें। ये अनुभव है, और ये अनुभव तब आता है जब आप गांव देहातों में जाते हैं। हकीकत है हिंदुस्तान गांव में ही बसता है, और जब तक आप गांव में नहीं जाइएगा, जब तक आप गांव से नहीं जुड़िएगा, आप देश की, आप बिहार की तकलीफों को आप नहीं समझ पाइएगा। और मेरे मुख्यमंत्री एक अनन्य मार्ग से निकलना जरूरी नहीं समझते। आखिरी बार कब गए थे ये किसी दौरे पर, आखिरी बार कब गए थे किसी ऐसे कार्यक्रम में जहां पे ये बिहार आम बिहारियों से मिले, बिना किसी व्हाइट मास्किंग के, बिना गंदगी इनके सामने से छुपाए हुए, बिना सिर्फ उन्हीं लोगों के इनके सामने लाए हुए जो इनके गुणगान की बातें करें। बहरहाल ये मेरे मुख्यमंत्री के कार्यशैली का हिस्सा रहा होगा। आने वाले दिनों में बिहार की जनता इनको जवाब देगी, और ये बात तो तय है भाई। और ये मैं इसलिए नहीं कि एनडीए गठबंधन का हम लोग हिस्सा हैं, ये बात तय है कि आने वाले समय में 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, बिहार में महागठबंधन, हमको नहीं पता इनका एनडीए अलायंस बनेगा कि नहीं बनेगा, पर कम से कम महागठबंधन चलेगा। इतना जरूर तय है कि महागठबंधन एक भी सीट बिहार में नहीं जीत पाएगा। 2019 में जरूर किशनगंज की एक सीट ये लोग जीतने में ये लोग कामयाब रहे थे। इस बार 40 की 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगा, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और मेरा ये दावा बिहार में हर एक जिले में, परसों हम लोग का मधुबनी में कार्यक्रम था, वो तस्वीरें आप लोगों ने देखी होगी। जिस तरीके से इस ठंड के बावजूद जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को समर्थन मिल रहा है, अभी 16 तारीख को हम लोग का हाजीपुर में कार्यक्रम है, और यकीनन अभी तक के पार्टी के सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम होगा। हम टिपिकल पॉलिटिकल लैंग्वेज में वैसा नहीं बोलेंगे कि ऐतिहासिक कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे दावे कर चुके हैं ऐतिहासिक कार्यक्रमों की, और उनकी पोल भी खुली। पर यकीनन पार्टी के जितने ऐसे बड़े कार्यक्रम हुए, उनमें से बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग 16 तारीख को हम लोग हाजीपुर में करने जा रहे हैं। अक्षयवट राय स्टेडियम में ये कार्यक्रम 16 तारीख को निर्धारित हुआ है। 12:15 बजे इस कार्यक्रम का समय रखा गया है। प्रदेश के और राष्ट्रीय तमाम नेताओं ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हाजीपुर लोकसभा में, वैशाली जिले में वहाँ पे काम करना शुरू किया है, और एक भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को स्वरूप देने का प्रयास है। और मैं मानकर चलता हूँ कि ये बड़ा कार्यक्रम होगा। इससे पहले कि आप लोग पूछें कि क्या मैं वहाँ पे कोई शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहा हूँ, या मैं वहाँ पे एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से कोई दबाव की राजनीति करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ये सारे पूरक प्रश्न आएंगे, जवाब मैं पहले ही दे देता हूँ। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हाजीपुर मैंने बार बार कहा है, मेरा परिवार है। जब से मैंने होश नहीं भी संभाला था, जब से मुझे राजनीति नहीं भी पता थी कि क्या होता है नहीं होता है, अपने पिता की उंगली पकड़कर हाजीपुर में जाता रहा हूँ।
तो हाजीपुर कभी भी मेरे लिए कोई शक्ति प्रदर्शन का या किसी बात को सिद्ध करने का क्षेत्र कभी नहीं हो सकता। हमेशा से वो मेरा परिवार रहा है। जैसे जमुई मेरा परिवार है, पर जमुई होश संभालने के बाद, कार्य से जुड़ने के बाद मैं जमुई गया और उसके बाद वहाँ से वो रिश्ता जुड़ा। पर हाजीपुर से ये रिश्ता बचपन से रहा है और उसी रिश्ते को और मजबूत करने की कड़ी में 16 तारीख का ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। अब इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई सवाल हो। पटना के बापू सभागार में एक कार्यक्रम की थी, मैं एक मिनट वीणा देवी सांसद पहुंची थी, इस कार्यक्रम में भी आएंगी क्या? आपकी पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, ऐसा कुछ आपने प्लान? भाई पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा, ये पार्टी का संसदीय बोर्ड ही अंत में ये फैसला करेगा। और ये मतलब फेज बाई फेज ये सारी चीज़ें होती हैं। पहले सीटों को लेकर चर्चाएं होती हैं, सीटों की संख्या पहले तय की जाती है, संख्या तय होने के बाद सीटों का चयन किया जाता है, चयन होने के बाद प्रत्याशियों के नाम पे चर्चा होती है और उसके बाद उसकी घोषणा होती है। ये क्रम रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, बट जहाँ तक आपने वीणा जी की बात की है, वीणा जी यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ वो जुड़ी हुई हैं। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में उन्होंने अपना समर्पण दिखाया है। स्थापना दिवस में भी हो रही हैं और आगामी 16 तारीख के कार्यक्रम में भी हो रही हैं। जो लोग धोखा भी कर रहे हैं उनको आप वापस कर रहे हैं? हाँ, विनीता बीजेपी ज्वाइन करने वाली है 21 तारीख को संभवतः कार्यक्रम आप लोगों का। ये अभी तक औपचारिक तौर पर मेरी जानकारी में नहीं आया है। मुझे लगता है प्रदेश में अगर इसको लेकर कोई चर्चा हो रही होगी तो उसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। सीटों की उम्मीद रख रहे हैं बीजेपी से 2024 के चुनाव में? उम्मीद, आपकी पार्टी की क्या उम्मीद है? भाई उम्मीद की बात करें तो उम्मीदें तो खैर काफी होती हैं, बट हाँ, जब हम लोग एक गठबंधन का हिस्सा हैं तो यकीनन गठबंधन में तमाम दलों को वो सम्मान मिले और यकीनन एनडीए गठबंधन में कई और दल भी हैं। मेरी बातचीत भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की बातचीत अलग अलग दलों के साथ और क्या चल रही है नहीं चल रही है वो मेरी जानकारी में नहीं है। बट हाँ, जो मेरी अपेक्षाएं हैं, जो मेरी उम्मीद है, उस आधार पर सकारात्मक बातचीत चल रही है। मुझे लगता है जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। आपसे मुलाकात किए थे, आपने उन्हें भरोसा भी दिया था कि मैं शिक्षा मंत्री से मुलाकात करूंगा, क्या आपने मुलाकात किया? भाई मेरी मुलाकात का मुझे अभी तक समय वहां से नहीं मिला है, पर हाँ लिखित रूप में उन तक उनकी ये समस्या, उनकी मांग, जिसका मैं समर्थन करता हूँ, जरूर पहुंचा दी गई है। कोई संख्या बताएंगे सर? आज मैं कतई नहीं बता पाऊंगा। और देखिए, ये मैं तब तक नहीं बता पाऊंगा जब तक सारे दल एक साथ बैठकर साझा प्रेस, आप सब अनुभवी हैं, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। हमेशा आप लोगों ने देखा है कि तमाम घटक दल एक साथ ही बैठकर सीटों की संख्या की औपचारिक घोषणा करते हैं, एक साथ बैठकर ही सीटों के चयन की घोषणा करते हैं और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाती है। ये गठबंधन धर्म की मर्यादा ही है। मैं कोई नई मर्यादा का पालन नहीं कर रहा। मुझे लगता है मंथ एंड तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव नजदीक है, महबूब अली कैसर के भी साथ आने की चर्चा है, तो नहीं लगता है जो लोग धोखा देकर गए उन्हें वापसी कर रहे हैं? आप किसी तरह का कोई उनसे अपेक्षा है आपकी? भाई ये मेरी पार्टी की चिंता का विषय है, इससे मुझ और मेरी पार्टी तक ही रहने दें। जनता को इस बात से लेना देना है कि भाई कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। अंत में ये फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड लेगा। 40 जो आपने दावा किया है कि 40 की 40 लोकसभा सीट एनडीए जीतेगी, तो इस आधार पर क्या अपनी भीड़, अपने आपके जो चिराग पासवान के पास जो क्राउड आ रही है उसी को देखकर क्या दावा कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ अपनी भीड़ ही नहीं, मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो जनता का विश्वास हर बीतते साल के साथ बढ़ता जा रहा है। अभी तक की सरकारों में हम लोगों ने एक एंटी इनकम्बेंसी देखी थी, पर यह पहली बार केंद्र में एक ऐसी सरकार आई है जो कि हर बीतते साल के साथ प्रो कम्बेंसी की ओर ये बढ़ती है। हम लोगों ने 2014 से बड़ा जनादेश जनता के द्वारा एनडीए के पक्ष में मिलता हुआ 2019 में देखा। मेरे विश्वास है और मेरे विश्वास को जनता का उत्साह ही बढ़ाता है कि 2024 में 2019 से बड़ा जनादेश हम लोग को मिलने जा रहा है। मैं मानता हूं कि संभवतः, और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, 400 से ज़्यादा सीटें इस बार केंद्र में एनडीए गठबंधन जीतकर भारत की संसद में हम लोग जाएं तो ये भी बड़ी बात नहीं होगी। इसके पीछे कारण है प्रधानमंत्री जी का जनता से किया गया वादा और उन वादों को पूरा करना। मोदी की गारंटी जिसकी बात हम लोग करते हैं, मोदी की गारंटी 2014 में, 2019 में
2024 तक वो गारंटी पूरी हुई है। लाभार्थियों की संख्या जिस तरीके से बढ़ी है और उनका विश्वास जिस तरीके से केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार के प्रति विश्वास, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के प्रति विश्वास, यकीनन जब मैं सभाओं में जाता हूं, जो भीड़ आती है उनमें जो उत्साह दिखता है, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि 40 की 40 सीटें हम लोग बिहार से जीतेंगे। सेंटर होम की एक महिला ने फिर से ये आरोप लगाया 2 साल बाद, उसको क्या कहेंगे? 500 महिलाओं के साथ गलत काम होता है, नेता अधिकारी ये तमाम बातें बता रहे भाई मैं बिल्कुल मानता हूं ये होता है, और इस दिशा में जिस तरीके से बिहार का प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है, जिस तरीके से संरक्षण में बिहार सरकार के और बिहार प्रशासन के संरक्षण में ऐसी शर्मनाक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और दोषियों के नाम को महज 24 घंटे के भीतर क्लीन चिट दे दी जाती है, ये दर्शाता है कि अपराधियों को संरक्षण देने का काम बिहार की सरकार करती है। 2014-2019 में जो विपक्ष था वह यूनाइटेड नहीं था। इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि 2024 में कि पहले जो है विपक्ष जो है पूरी तरह से यूनाइटेड है। ये ऐसा अभी तक दिख रहा है। अभी अधिसूचना आनी बाकी है, चुनावों की तारीख आनी बाकी है। क्या ये चुनाव तक ये विपक्ष इसी तरीके से एक साथ रहेगा? मुझे नहीं लगता। मेरा भी 2014 का भी अनुभव है, 2019 का भी अनुभव है, तब भी विपक्ष ने एकजुट होने का प्रयास किया था। आप मुझे बताइए ना, कैसे इन लोगों का तालमेल बंगाल में बैठेगा? क्या कांग्रेस महज 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जो ममता बनर्जी जी इनको देना चाहती हैं? आम आदमी पार्टी से इनकी बातचीत चल रही है। वो आम आदमी पार्टी जो पंजाब में 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा पहले से ही कर चुकी है। दिल्ली में क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समझौता हो पाएगा? क्या महाराष्ट्र में उद्धव गुट ने पहले ही घोषणा कर दी है कि भैया हम लोग 23-24 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे? बिहार में ही अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, पर 2 सीटों पर औपचारिक प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड के द्वारा घोषित कर दिए गए। कई ऐसी सीटें हैं मुंगेर वगैरह जैसी, जहां पे सब जानते हैं कि भैया कौन किस दल से वहां पे चुनाव लड़ेगा। तो ऐसे में क्या चुनाव आते आते तक भी ये इंडिया अलायंस एक रहेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अभी तो खरमास के बाद भी भैया कई लोग खेलों की बात कर रहे हैं और बिहार में ही खेल की बात की जा रही है। और हकीकत है, व्हेन इट कम्स टू माय चीफ मिनिस्टर यू कैन नेवर से नेवर। कुछ भी संभव है जब मेरे मुख्यमंत्री की बात आती है। तो ऐसे में अभी भी गंगा से काफी पानी बहना बाकी है। चुनाव आते आते तक कई और परिस्थितियां बदलेंगी। तो ऐसे में इंडिया अलायंस का स्वरूप चुनाव के वक्त क्या रहेगा, ये देखना दिलचस्प है। अभी आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस शहीदों का जिक्र किया था। एक अमृतपाल सिंह अर्जुन जैसे शहीद हुए थे, उनको तो शहादत का दर्जा भी नहीं मिला और प्राइवेट एम्बुलेंस उनको छोड़ के गया था। तो क्या अब इसके लिए आपने होम मिनिस्टर से बात किया? भाई बात करने की जरूरत नहीं है, ये सरकार की नीयत को दर्शाता है। ये ऐसी बातें हैं जो आपके संज्ञान में देकर, भाई अगर शहीदों के लिए भी अगर आपको सम्मान मांगने की ही जरूरत है तो फिर ऐसी शहादत किस काम की? अगर शहीदों के लिए भी अगर आपको मांगना ही पड़े, किसी के सामने हाथ ही फैलाने पड़े, ये वो शहीद हैं जो अपना सर्वोच्च बलिदान करते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। पर अगर ऐसे में भी अगर सरकारें लापरवाही करती हैं, भाई बगल के ही राज्य में चले जाइए ना, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ सुविधाएं नहीं दी जाती हैं? पर ऐसे में अगर यहाँ पे नहीं दिया जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार की बदनीयती को ये दर्शाता है। चाचा बीजेपी पार्टी को 6 सीटों पर ही निपटारा कर दिया जाएगा एनडीए में, कैसे देखते हैं? क्या अब देखते हैं कौन कितने पे निपटता है।